सबसे पहले ये बताइए कि सेक्शन 125 है क्या? जो सेक्शन 125 है वो सबसे स्पीडी, इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव रेमेडी है। बच्चों को अपने माँ बाप पे कितना अधिकार होता है? चाहे वो बच्चा जायज है चाहे नाजायज है, वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। जो बच्चे कोई डिसेबिलिटी है उनको या मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, वो अपना फॉर द होल लाइफ भी अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। डिसाइड होने के बाद कब ये मेंटेनेंस बढ़ाया जा सकता है? कोई खर्चा वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है या एजुकेशन बच्चे की एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उन हालात में हम कोर्ट में जाके मेंटेनेंस जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और दूसरी पार्टी जिसको मेंटेनेंस लगे वो घटा भी सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एडवोकेट रुपिंदर पाल कौर जी। एडवोकेट रुपिंदर पाल कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 125 की, उसके अंतर्गत कैसे आप मेंटेनेंस ले सकते हैं या कैसे मेंटेनेंस का प्रावधान है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सेक्शन 125 है क्या? बेसिकली वंदना जी, मेंटेनेंस के बहुत सारे लॉ हैं हमारे पास, पर जो सेक्शन 125 है वो सबसे स्पीडी, इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव रेमेडी है। यानी कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से हम मेंटेनेंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो बंदा लीगली, कोई भी पर्सन जो लीगली अपने साथ वाले पर्सन को, जैसे हस्बैंड वाइफ को या बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए लीगली लायबल है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। तो इस सेक्शन में बेसिकली अगर हम कहें तो जो एक बंदा जिसके पास सफिशिएंट मींस है वो दूसरी पार्टी को रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने से, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके लीगली अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो जो ये रिलेशन है इनमें वाइफ आ जाती है, लेक्चिमेट और इलेक्टिमेट, जैसे हम जायज और नाजायज बच्चे कहते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स आ जाते हैं जो अपने बच्चों से क्लेम करते हैं। स्टेप मदर कई जगह पे उसको प्रोविजन दी गई है क्लेम करने की। जो इनकेपेबल होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, वो सब क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस, अगर वो अपने खुद मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है और जिसके साथ वो रह रहे हैं वो लीगली उनको मेंटेन करने के लिए लायबल है। रख रखाव मेंटेनेंस का कानून आखिर है क्या? वंदना जी, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जो एक पर्सन जब अपने आप को, उसके पास इतने साधन नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, या ड्यू टू सम फिजिकल डिसेबिलिटी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा फॉर द टाइम बीइंग, वो अपने खाना पीना, एजुकेशन या और खर्चे नहीं उठा पा रहा, तो जो बंदा उसके साथ रह रहा है, जो पर्सन जिसके साथ वो लीगली रह रहा है, जो लीगली उसको जैसे वाइफ की बात करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, पेरेंट्स का रिलेशन है, जब ओल्ड एज पेरेंट्स है जो जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, या माइनर बच्चे हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं कुछ रिलेशन से, जो माइनर बच्चे हैं, माइनर डॉटर्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेजर हो जाते हैं पर स्टिल वो इनकेपेबल होते हैं, तो वो सारे जब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो उस पर्सन से जिससे लीगली वो रह रहे हैं उससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस इन द सेंस कि कोर्ट में जाके उसके खिलाफ, अगर वो उनको मेंटेन करने से रिफ्यूज करता है, अदरवाइज नहीं, अगर वो मेंटेन करने से रिफ्यूज करता है तो वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक पिटीशन सेक्शन 125 में दायर करते हैं। जहां पे भी वो रहते हैं वहां जाके 125 की पिटीशन दायर करते हैं, उस पार्टी को नोटिस किया जाता है कि आप आके इनको मेंटेन कीजिए। और इस सेक्शन में एक प्रोविजन और है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब आपका केस दावा चल रहा है, जब आपकी पिटीशन आपने कोर्ट में डाल दी है, जब तक वो पिटीशन के में फाइनली डिसाइड नहीं होता कि वो बंदा आपको पर मंथ क्या पे करेगा या लमसम क्या पे करेगा, तब तक आपको जनरली कुछ इंटरम मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं, जब तक केस चल रहा है तब को आपको मंथली इंटरम मेंटेनेंस कोर्ट बांध देता है, जो उस पर्सन को आपको पे करनी ही पड़ती है उस लिटिगेशन के दौरान। पत्नी किन हालातों में और कब मेंटेनेंस मांग सकती है? वंदना जी, जो पत्नी है बेसिकली हमेशा हस्बैंड लायबल है पत्नी को मेंटेन करने के लिए, पर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती, ठीक है, और उसकी एज चाहे माइनर है या मेजर, इसका कोई यहाँ सवाल नहीं है, बेसिकली मेजर वाइफ भी और माइनर तो है ही है। ये जो कानून बना था ये बिफोर द मेंटेनेंस जो मेजॉरिटी एक्ट है उससे पहले बना था, तो एट दैट टाइम हमारे कुछ जो स्टेट्स है इंडिया की, वहां पे माइनर्स की मैरिज होती है, आज भी
भी अगर आप देखो लीगली या प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग राजस्थान साइड में, बिहार साइड में जो है 18 साल की कम उम्र की लड़कियों को उनकी मैरिज परफॉर्म कर दी जाती है। मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि वो मैरिज एट दैट केस में हम उस मैरिज को इलीगल नहीं बोल सकते। वो मैरिज तो हो चुकी है, मैरिज तो लीगल हो जाती है, तो वाइफ को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। वाइफ कहाँ जाएगी? अगर वो माइनर है, उसको उसके घर वालों ने धक्के से उसकी शादी कर दी है, उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उसने नहीं ली अपने घर वालों के अगेंस्ट, या कोर्ट को नहीं पता चला, तो अगर हस्बैंड अबेंडेड वाइफ को कभी भी मतलब अबेंडन कर देता, वाइफ को छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ बिल्कुल उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, तब वो यहाँ आ। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि माइनर वाइफ की मैरिज माइनर की करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो माइनर है वो बेसिकली अगर उसकी मैरिज हो जाती है देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। इवन डिवोर्स्ड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मैरिड वाइफ तो कर ही सकती है, जो साथ में रह रही है वो तो कर सकती है, जो सेपरेट रह रही है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं जिसमें अब मैं आपको वही बताऊंगी, जिसमें बीइंग अ हस्बैंड वाइफ लोग सोसाइटी को शो करते हैं हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, तो वहां पे भी अगर सोसाइटी उस लड़की को आइडेंटिफाई करती है उस हस्बैंड के तौर पे, उस पर्सन के पे, और वो सोसाइटी में उसी तरह विचरते हैं, तो उनको वो उस स्टेज पर भी जो हस्बैंड है वो लीगली लायबल है अपनी वाइफ को मेंटेन करने पे, और वाइफ इंटाइटल्ड है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने की। बच्चों को अपने माँ बाप पे कितना अधिकार होता है? तो हम बेसिकली दो कैटेगरीज में अगर डिवाइड कर ले तो ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, जैसे गर्ल्स और बॉयज। अगर बॉयज की बात करें तो वैसे तो मैं एक इससे पहले आपको ये बताऊंगी, चाहे वो बच्चा जायज है चाहे नाजायज है, वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इन दैट सिचुएशन ये है कि अगर वो लड़का है तो वो 18 साल की उम्र तक मेंटेनेंस ले सकता है, पर अगर वो लड़की है तो उसकी जो मेंटेनेंस लेने का राइट है टिल उसकी मैरिज, चाहे वो 18 साल की हो जाए चाहे वो 25 साल की हो जाए, जब तक उसकी मैरिज नहीं होती वो अपने फादर या मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा जो बच्चे चाहे मेजर हो भी जाते हैं बट वो इनकेपेबल इन द सेंस फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है उनको या मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे, तो वो अपना फॉर द होल लाइफ भी अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनको आधार बना करके मेंटेनेंस लिया जा सकता है? वरना मेंटेनेंस लेने के लिए हमें ज्यादा जो है वो चीजें ध्यान में रख, पहले ये कि आपके पास प्रॉपर साधन नहीं है, यानी कि आपके पास सफिशिएंट मींस टू मेंटेन योरसेल्फ, यानी कि आपके पास वो प्रॉपर साधन नहीं है जिससे आप अपने आप को अपनी साम संभाल या अपने खर्चे पूरे कर सके। और जिस बंदे की आप लीगली जिस बंदे के साथ आप लीगली रह रहे हैं और वो आपको मना कर देता है, बस ये सेकंड कंडीशन बहुत जरूरी है कि वो आपको लीगली मेंटेन करने से मना कर देता है। अगर वो आपको मेंटेन कर रहा है तो हमें तो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बट जो लीगली मेंटेन करने से रिफ्यूज करेगा तब आप मेंटेनेंस का केस डाल सकते हो। और आप अगर सपोज करो, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई वाइफ है वो कमा रही होती है बट उसकी जो इनकम होती है वो इतनी कम होती है कि वो उससे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती। सपोज वो 5,000 या 6,000 बड़ी मुश्किल से टेलरिंग या कोई और छोटे मोटे काम से कमा रही है, पर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है उस 5-6 हजार में, क्योंकि उसके पास बच्चे भी और उसकी और भी लाइबिलिटीज है, तो वो तब भी उन हालात में भी अपने हस्बैंड से वाइफ मेंटेनेंस जो क्लेम कर सकती है। डिसाइड होने के बाद कब ये मेंटेनेंस बढ़ाया जा सकता है? वंदना जी, इसमें हमारे पास ये प्रोविजन है, जब एक बार मेंटेनेंस डिसाइड हो जाती है पर उसके बाद हालात बदल जाते हैं, जो कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है, कोई खर्चा वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है या एजुकेशन बच्चे की एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उन हालात में हम कोर्ट में जाके मेंटेनेंस जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, और दूसरी पार्टी जिसको मेंटेनेंस लगे वो घटा भी सकती है कि ये अब कैपेबल है, इनकी इनकम जो अच्छी होगी है तो इनको भी मेंटेनेंस जो इसका क्वांटम है वो कम कर दिया जाए, या वो ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम जो है मेंटेनेंस का बढ़ा। उसमें एक चीज वंदना जी और ध्यान रखने वाली होती है कि हमें कोर्ट को प्रूव करना पड़ता है कि इस बंदे की ये इनकम थी, पर जो इसकी इनकम अब बढ़ गई है, मतलब जैसे पहले इसको 5,000 या इसके पास कोई इनकम नहीं थी, पर अब ये खुद अर्न कर रहा है, इसके पास इनकम है, तो मैं इतना क्वांटम इसको पे नहीं करना चाहता, मैं कम करना चाहता हूँ। रादर दूसरी साइड क्या होता है कि कई बार एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, जैसे आपको 6 या 7,000 पर मंथ मेंटेनेंस लगी है, पर जो बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है तो उसकी उतनी 10 to 20 या 15 या 20,000 तो पर मंथ उसकी फीस जाती है, तो उन केसेस में भी हम अल्ट्रेशन के लिए मेंटेनेंस की इन्हांसमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चा अगर हायर स्टडी के लिए जाता है तो मेंटेनेंस को बढ़ाया जा सकता है। अगर पिता मेंटेनेंस उस वक्त देने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए?
वंदना जी, अगर पिता मना कर देता तो वही आपको बताया मैंने, 125 में पिटीशन फाइल करेंगे हम 125 में। अगर पिटीशन में वो नहीं देते तो पिटीशन जो है, जैसे पिटीशन में मेंटेनेंस लग गई आपको, तो ड्यूरिंग जब इंटरम भी, इवन इस पिटीशन में जब इंटरम में भी लगती है तब भी हमारे पास कोर्ट के पास एक प्रोविजन है कि अगर जिस डेट से मेंटेनेंस आपको लगी है इंटरम, यानी कि जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस मिल रही है, अगर वो 1 साल तक आपको नहीं मिलती तो आप उसके बाद जो है क्लेम कर सकते हैं उनकी एग्जीक्यूशन डाल के। इसी के साथ हमें 128 में एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स दी हुई है, जिसमें हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि जो ये मेंटेनेंस हमें लगी है ये दिलवाई जाए। तो उसमें मेंटेनेंस जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कंडीशनल वारंट्स निकल सकते हैं, एज वेल एज कोर्ट, सिविल कोर्ट इम्प्रिजनमेंट कर सकती है मेंटेनेंस देने के लिए। बेसिक होता है कंडीशनल वारंट का मतलब, उसमें ये होता है कि आपको कंडीशन है या तो आप इसको पे करो, अदरवाइज यू हैव टू गो सिविल इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप जेल में भी आप जो लॉ कहता है जेल में भी आप तब तक रहते हो जब तक आप वो मेंटेनेंस पे नहीं कर देते, तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। इसको जब हमने कोई बंदा पिटीशन डालने के बावजूद भी हमें डिनाई कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो कोर्ट उसको थोड़ा हम एग्जीक्यूशन डाल के एक और एप्लीकेशन लगा के उसको कोर्ट को बता सकते हैं कि इसके हमें इस मेंटेनेंस ऑर्डर आया हुआ है, इसको हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। क्या मेंटेनेंस एक साथ भी ली जा सकती है? वंदना जी, जो एक साथ मेंटेनेंस की बात है, मैंने आपको बताया कि वैसे तो 125 में मंथली मेंटेनेंस डिसाइड होती है, लमसम भी हम क्लेम कर सकते हैं, पर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और लॉज है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में, जैसे मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट बातों में, वहां पे हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उस जगह पे जो कंडीशंस है, लमसम सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का मैंने आप बताया था, यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपने मंथली मेंटेनेंस नहीं चाहिए, आप इकट्ठी चाहते हैं, तो एज पर दैट अपनी एप्लीकेशन में अल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अपनी जो प्रेयर है उसमें लिख सकते हैं कि हमें मंथली मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हम लमसम चाहते हैं, तो हमें लमसम दिलाई जाए। पेरेंट्स कब, कैसे और किससे क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस? ना जी, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर वो ओल्ड एज में है या रिटायर्ड है, जब उनके पास अपने मेंटेनेंस के सोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ने ही मेंटेन करना है पेरेंट्स को, लड़की अगर उनके पास लड़कियां तो वो लड़की से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। बस इतना है कि उनके बच्चों के पास सफिशिएंट मींस होने चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए, पर वो उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हमारी कुछ जजमेंट्स हैं उनमें ये भी क्लियर किया गया, अगर स्टेप मदर है और उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो जो उसका अपनी अगर ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो नहीं है, तो अपने स्टेप सन से भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कुछ लॉज में हमने ये भी देखा है। और इसके अलावा वंदना जी, मैं खुद से एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मेंटेनेंस है जहाँ पे ये पर्सन रहता है जिसने मेंटेनेंस मांगनी है, जो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए, वो वहां पे पिटीशन आराम से फाइल कर सकता है। रुपिंदर पाल कौर जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, मुझे यहाँ बुलाने के, ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।